नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। संकेत हमें दिया गया है कि जैसे असम के नृत्य, त्योहार, भाषा आदि। अब यहाँ पर देखिए, ये हमें यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है असम। ठीक है, अब असम से संबंधित हमें कुछ बातें लिखनी है जो पाठ में हमने पढ़ी हैं। तो क्या क्या हो सकती हैं वो बातें? जैसे असम से संबंधित क्या है, एक तो सबसे फेमस क्या है वहां का प्रसिद्ध? बिहू नृत्य। ठीक है, और सत्रिया नृत्य, ये तो हमने पाठ में बहुत पढ़ा है। और क्या पढ़ा है वहां के बारे में? असमिया भाषा क्या है वहां की? असमिया। असमिया यानी भाषा होगी। ये सब क्या है? असम से संबंधित है। और क्या हो सकते हैं? और हमने पढ़ा था वहां के असम के चाय के बागान, है ना? चाय के बागान, ये असम की चाय जो है बहुत ही लोकप्रिय है। और वहां का रेशम, उच्च गुणवत्ता का रेशम यानी बहुत ही अच्छी किस्म का। और क्या पढ़ा था हमने? और हमने पढ़ा था असम का, और क्या हो सकता है? और हो सकता है वहां का वन्य जीवन। ठीक है, वन्य जीवन। ठीक, तो आपने इस तरह से लिखना है। अब अगला प्रश्न है, इसी का ही पार्ट है ये भी। तीन बिहू, कि हमने पढ़ा था पाठ में कि असम में जो बिहू है वो साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला रोंगाली या बोहाग। पहले बिहू का क्या नाम है? रोंगाली या बोहाग, और ये बैसाख में, सामान्यतः अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, बैसाख। फिर दूसरी बार कब मनाया जाता है? भोगाली या माघ में, माघ के महीने में, यानी माघ का महीना कौन सा होता है? जनवरी में। और फिर तीसरी बार कब मनाया जाता है? कोंगाली या काटी, यानी कार्तिक के महीने में, सामान्यतः अक्टूबर में। ठीक है, तो ये हमें हिंदी के भी नाम दे रखे हैं, ये हिंदी महीनों के नाम भी दे रखे हैं, बैसाख, माघ, कार्तिक। ठीक है, अब हमने ये पढ़े। अब इन्हीं इसी पर आधारित प्रश्न दिया गया है हमें कि एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? लिखिए। तो कब आए थे वो भारत? वो आए थे अप्रैल महीने में, जब उसकी बसंत की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो वो इस अवसर पर आए थे, बोहाग बिहू में, रुगालिया बोहाग बिहू में अप्रैल में आए थे। और अगला प्रश्न है, तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस बिहू में, इस वाले में किसान क्या कर रहे होते हैं, इसमें क्या कर रहे होते हैं, और इस वाले में क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि बिहू जो है असम में 3 बार मनाया जाता है। तो देखते हैं इनके उत्तर। तो पहला प्रश्न हमारा था, एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर भारत आए थे? एंजेला और उसकी माँ रुगाली या बोहाग बिहू के अवसर पर भारत आए थे, यानी कि अप्रैल के महीने में। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि तीनों बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। तो पहला था रोगाली बिहू, बैसाख में, है ना, रोगाली या बोहाग बिहू। तो यह बिहू नई नए फसल के आगमन का प्रतीक है। ठीक है, नई फसल के आने का। इस समय किसान फसल की कटाई और खेतों में नई फसल की बुआई की तैयारी कर रहे होते हैं, और यह एक खुशी का अवसर होता है जिसमें फसल की सफलता का जश्न मनाया जाता है। फसल को काटा जाता है अप्रैल महीने में, और नई फसल की बुआई की तैयारी कर रहे होते हैं। अब जो उसके बाद जो फसल बोनी है उसकी बुआई की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगला था भोगाली बिहू, माघ के महीने में, है ना। तो इस समय किसान फसल की कटाई कर चुके होते हैं, फसल की कटाई उन्होंने कर ली, और फसल के भंडारण की तैयारी कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं फसल को। और यह समय फसल के पूरी तरह से तैयार होने और उसे सुरक्षित रखने का होता है। इसमें क्या करते हैं, वो पूरी तरह से फसल के, कि पूरी तरह से फसल तैयार हो जाए और उसे सुरक्षित भंडारण करना है उसका। ठीक है, फिर अगला है तीसरी बार कोंगाली बिहू, कार्तिक के महीने में। इस बिहू के दौरान किसान खेतों में बुआई या खेतों की जुताई का काम करते हैं ताकि अगली फसल के लिए तैयारी की जा सके, और यह समय फसल की कटाई का नहीं बल्कि भविष्य की फसल के लिए तैयारी का होता है, आगे की फसल की तैयारी का होता है। ठीक है, तो तीनों बिहू में क्या क्या होता है ये आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ से आगे आपकी बात। अपने समूह में चर्चा कीजिए। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अन्नू। बिटिया का अर्थ है बेटी, और बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बेटी के लिए बिटिया शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, और बिटिया जैसा ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। आपके घर में आपको प्यार से किन नामों से पुकारा जाता है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि आपको, आपके घर में आपको प्यार से किन नामों से पुकारा जाता है। चिंटू, मिंटू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि आपके नाम का क्या अर्थ है, आपका नाम किसने रखा, पता करके बताइए कि आपका जो नाम है उसका क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है आपके नाम का, और आपका नाम किसने रखा है ये भी बताना है आपको। आपकी मम्मी ने रखा है, पापा ने रखा है, दादी ने, दादा ने, ठीक है, बुआ ने। फिर अगला प्रश्न है, वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, बताइए। जैसे अन्नू और एंजना एक साथ खेल रहे थे, अब आप अपने मित्रों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है।
आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिय नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर कौन-कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? आपको कौन-सा नृत्य करना पसंद है? तो आपको बताना है कि आपके प्रांत में जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर कौन-सा नृत्य फेमस है और आपको कौन-सा नृत्य करना पसंद है। ठीक है? तो ये सभी प्रश्न के उत्तर आपने देने हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लिखना है आपने इनका उत्तर। जैसे पहले प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है कि मुझे प्यार से गुड्डू, चीनू और लाडली नामों से पुकारा जाता है। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में दे दिया मैंने कि मेरा नाम का अर्थ है शांति और मेरा नाम मेरी दादी ने रखा था। तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ छुपन-छुपाई, लुका-छिपी और कबड्डी खेलता हूँ या खेलती हूँ। और चौथे प्रश्न के उत्तर में दिया कि मेरे प्रांत में गरबा और डांडिया प्रसिद्ध है। मुझे गरबा नृत्य करना बहुत पसंद है जो नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, आपने ये पाठ में पढ़ा है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य भी हैं कि असम के अलावा पूर्वोत्तर भारत में और भी हैं 7 राज्य। आपको अवसर मिले, यदि आपको मौका मिले तो आप इनमें से किसी राज्य की यात्रा कीजिए। ठीक है? उन 8 राज्यों के नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। ठीक है? तो आपने इस प्रश्न को स्वयं करना है यहाँ में इन 8 राज्यों में से किसी भी एक राज्य की यात्रा करके, अगर आपको अवसर मिले, मौका मिले। अब अगला प्रश्न है टाइम मशीन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन एक ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। और टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियां लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं। अब प्रश्न है, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? तो आप बताइए कि आपको अगर टाइम मशीन मिल जाए तो आप कौन से समय में जाना चाहेंगे और कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे, कारण भी बताना है। फिर दूसरा प्रश्न है, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है, जो अभी तक बनी ही नहीं है, तो आप क्या बनाओगे और क्यों बनाओगे? ठीक है? फिर आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है, म्यूजियम की? संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। बहुत ही अद्भुत यात्रा होती है वहां की भी, जब आप किसी संग्रहालय में जाते हैं और प्राचीन वस्तुओं को देखते हैं। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। ठीक है? अगर आपको मौका मिले तो किसी भी संग्रहालय की आप यात्रा जरूर कीजिए और अपनी कक्षा में उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इन प्रश्नों के उत्तर आपको किस तरह से लिखने हैं। कि यदि मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं प्राचीन भारत के समय में जाना चाहूंगा, ताकि मैं उस समय की सभ्यता और संस्कृति को देख सकूं। ठीक है? फिर अगला प्रश्न, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है, तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? तो मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहूंगा जो सभी भाषाओं को तुरंत अनुवाद कर सके। ठीक है? सभी भाषाओं का तुरंत अनुवाद कर सके, ताकि लोग बिना भाषा की बाधा के एक दूसरे से बात कर सके, ताकि उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने में, एक दूसरे की भाषा को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? हाँ, मैंने एक बार राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा की थी, जहाँ मैंने प्राचीन मूर्तियां, पेंटिंग्स और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं देखी थी। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। तो अन्नू के खिलौने कैसे थे? आपने पाठ में ये पढ़ा है कि अन्नू के खिलौने कैसे थे और लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे। तो कैसे रहे होंगे, तो ये हमें अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर देना है कि एंजेला के खिलौने लंदन में कैसे रहे होंगे। फिर अगला प्रश्न है, आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए कि किन किन खिलौनों से आप अपने घरों में खेलते हो। तो आप बताइए कि आप कौन कौन से खिलौनों से खेलते हो। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? जैसे मिट्टी से बने खिलौने, कागज से बने खिलौने, है ना? तो आपको बताना है कि आपके यहाँ जहाँ पर आप रहते हो वहां पर हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनेक अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज, मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए कि आपने ये खिलौना कैसे बनाया है। तो वैसे तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं, क्योंकि आपसे ही संबंधित प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने ये लिखे हैं। जैसे हमने पाठ में पढ़ा था कि अन्नू के खिलौने पारंपरिक हाथ से बने थे, जैसे लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। और जबकि एंजना के खिलौने आधुनिक और मशीनी होंगे, क्योंकि लंदन में तो ऐसी चीजें नहीं बनाई जाती हैं हाथ से बनी हुई, तो वहां पर क्या होंगे, वो उसके खिलौने कैसे होंगे, आधुनिक और मशीन द्वारा बनाए गए होंगे। फिर अगला प्रश्न था कि आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलते हो। जैसे उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि मैं घर पर खिलौना गाड़ी, फुटबॉल और पजल से खेलता हूँ या खेलती हूँ। फिर अगला प्रश्न था कि भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? तो हमारे यहाँ पर मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की गाड़ी और हाथ से बनी गुड़िया मिलती है। फिर अगला प्रश्न कि आप
कोई भी एक खिलौना बनाइए, चाहे कागज़ से, चाहे मिट्टी से, लेकिन वो आपके हाथ से बना हुआ खिलौना होना चाहिए और उसे आप कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। तो उदाहरण दे दिया कि मैंने एक कागज़ का पंखा बनाया है। इसे बनाने के लिए कागज़ को कुछ विशेष तरीके से मोड़ना होता है। तो वो प्रक्रिया आप बताएँगे कि पहले कागज़ को ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे मोड़ना है और फिर उसे स्टिक पर लगाना होता है। एक स्टिक लगा दी और वो बन जाएगा आपका हाथ से चलाने वाला कागज़ का पंखा। ठीक है? जैसे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं खिलौनों के, जो हाथ से बने हुए खिलौने। अब अगला प्रश्न है पत्र। मान लीजिए आप एंजेला हैं और आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपको खाली जगह दी गई है, यहाँ पर आपको अपनी सखी यानी अनु को पत्र लिखना है। ठीक है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से पत्र लिखना है आपको। प्रिय अनु, आशा है कि तुम अच्छी हो। मैं लंदन लौट आई हूँ, लेकिन मेरे दिल में असम की खूबसूरत यादें बसी हुई हैं। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय याद आ रहा है, खासकर जब हमने सत्रिया और बिहू नृत्य की अद्भुत मुद्राओं का अभ्यास किया था, प्रैक्टिस की थी। मैं यहाँ अपने दोस्तों को उन नृत्यों के बारे में बता रही हूँ और वे सभी बहुत प्रभावित हैं। यानी उन सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। मैं जल्द ही तुम्हें दोबारा देखने की उम्मीद करती हूँ कि यानी कि जल्द ही तुमसे दोबारा मिलना होगा। तुम्हारी सखी एंजला। तो आपको इस पत्र को आपके पास जो पाठ्य पुस्तक में खाली जगह है वहां पर लिखना है। अगला प्रश्न है, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। ये हो गया पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय लिफाफे। ये बहुत समय पहले ऐसे चलते थे, ये जब लोग जो है फोन वगैरह नहीं थे, तब इन्हीं से अपना जो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को पत्र लिखते थे। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। अब तो मोबाइल आ गए हैं सबके पास, तो इन ये सब जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इनका प्रयोग भी लोग अब बहुत ही कम करते हैं। क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो ये है क्या है, सभी ये डाक टिकट है। ठीक है? आपने पहले कभी देखा होगा, जब पत्र चिट्ठी भेजते थे तो उनपे दूर भेजनी होती थी तो टिकट लगती थी। ठीक है? तो ये सभी क्या है, डाक टिकट के चित्र। अब आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो जैसे ये महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये महादेवी वर्मा का, ये सुमित्रा नंदन पंत का, रामधारी सिंह दिनकर का, मतलब जितने भी जाने माने लेखक हैं उन सभी के ये डाक टिकट यहाँ पर हमें दिए गए हैं। ठीक है? तो आपको इन सब में से कौन सा सबसे अच्छा डाक टिकट लगा है, आपको बताना है। और अगले प्रश्न में दिया गया है कि डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन कौन सी जानकारी दी गई है। तो मैं आपको इनके उत्तर बता देती हूँ कि मुझे सबसे अच्छा डाक टिकट महादेवी वर्मा का लगा। इस डाक टिकट पर महादेवी वर्मा की छवि के साथ एक कलात्मक चित्रण भी है, जो उनकी कविता और साहित्यिक योगदान का प्रतीक है। यह टिकट उनके योगदान को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है, जो उन्हें एक विशिष्ट स्थान देता है। ये देखिए, ये है महादेवी वर्मा जी का डाक टिकट और यहाँ पर ये कलात्मक चित्रण ये दिया गया है। फिर अगला प्रश्न था कि डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई है। क्या क्या जानकारी दी गई है? तो उत्तर क्या है इसका? जैसे प्रेमचंद जी के डाक टिकट पे उनका नाम और तस्वीर और उनका जीवन काल लिखा गया है। ठीक है? और जो रामधारी सिंह दिनकर है, उनके डाक टिकट पर केवल नाम और चित्र दिया गया है। बाबू गुलाब राय का नाम और चित्र दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम और चित्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका नाम, चित्र और जीवन काल दिया गया है वहां पर। ठीक है? और राहुल सांकृत्यायन, उनका नाम, चित्र और जीवन काल का उल्लेख किया गया है। दुष्यंत कुमार जी का भी नाम है, चित्र है और उनके पृष्ठभूमि में पुस्तकों का भी चित्रण दिया गया है, जो उनकी साहित्यिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। और महादेवी वर्मा का नाम दिया गया है, चित्र दिया गया है और एक कलात्मक चित्रण, जो उनकी साहित्यिक शैली को दर्शाता है। और सुमित्रा नंदन पंत, उनका नाम दिया गया है, चित्र और उनकी छवि के साथ उनका पूरा नाम लिखा हुआ है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम, चित्र और उनकी साहित्यिक व्यक्तित्व की प्रतीकात्मक छवि दी गई है। इन डाक टिकटों में लेखकों का नाम, उनकी छवि और कभी कभी उनके जीवन काल का उल्लेख किया गया है, जो उनके साहित्यिक योगदान और उनके समय को दर्शाता है। तो जैसे अगर आप इन सभी डाक टिकटों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे प्रेमचंद जी का यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है, उनका जीवन काल दिया गया है। यहाँ पर पंडित श्री राम लाल शुक्ल जी का सिर्फ नाम दिया गया है ना। मैथिली शरण गुप्त जी का भी नाम और चित्र दिया गया है, इनका भी चित्र और नाम है। बाबू गुलाब राय जी का नाम दिया गया है, चित्र दिया गया है। ठीक है? तो आपने इन सभी डाक टिकटों को ध्यान से देखना है। अब अगला प्रश्न है आज की पहेली। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असमिया पहेलियां। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को पढ़कर आपको लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो कुछ पहेलियां आप पहली बार बूझेंगे, तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का।
तो यहाँ पर 4 पहेलियाँ दी गई हैं। ये है असमिया पहेली और इन्हीं का हिंदी पहेली, ठीक है? और ये संकेत दिया गया है। जैसे पहली पहेली क्या है असमिया में? हाथिर दाँत कदमर पात, यानी हिंदी में क्या है? हाथी के दाँत सी और कदम्ब के पात सी, और संकेत क्या है? मूली। तो जो ये मूली है, ये किसकी तरह है? हाथी के दाँत की तरह, ठीक है? और कदम्ब के पात सी। कदम्ब क्या होता है? एक पेड़ का नाम है, और पात सी यानी कदम्ब के पत्ते सी, ठीक है? फिर अगली पहेली है पानी आसे मास, मास नाई, हाबी आसे बाघ नाई। ये असमिया पहेली है, और हिंदी पहेली है पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं। अब ये संकेत क्या है? नारियल, है ना? कि इसके अंदर पानी तो होता है लेकिन ये मछली नहीं है, और बाहर ये जो इसकी जटाएं हैं जंगल की तरह है, पर ये बाघ नहीं है। जंगल में कौन रहता है? बाघ रहता है, ठीक है? तो क्या है? पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं, यानी कि नारियल। और ये हो गया मूली, ठीक है? फिर अगर अगली पहेली है असमिया पहेली, आई बुलीले ने लागे, बोपाई बुलीले लागे। हिंदी में लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे लग जाए, यानी कि होंठ। अगर हम लग लग शब्द को बोलते हैं लग लग, तो हमारे होंठ जो है वो आपस में स्पर्श नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बेलग बोलें बेलग, तो बेलग इसे बोलते समय क्या होता है? दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, ऊपर नीचे के होंठ जो है वो आपस में स्पर्श करते हैं, ठीक है? तो ये संकेत हमें दिया गया है। फिर अगला है सय चरण कृष्ण वरन, पेट काटी लेव नाई मरन। और हिंदी पहेली है काला तन और 6 है चरण, पेट कटे पर भी ना मरन। तो इसका संकेत हमें दिया गया है, एक तरह का कीड़ा है ये, मकोड़ा, चींटी, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है? कि इनका जो काला तन है, काला शरीर और 6 पैर होते हैं इनके, और इनका पेट काटने पर भी ये मरते नहीं है। अगला प्रश्न झरोके से, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं यह क्या है, कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? हाँ तो पढ़िए आगे। तो यह है असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क, ठीक है? कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहां पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखता था। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिली सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग से बूटों की आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया, तो वहां भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियां पहनकर आई थीं। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे। बस केवल रंगों में हल्के या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि यह कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है, तो मित्र ने बताया कि यह भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। यह असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है, जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ है पीला या गहरा भूरा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में यह केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की एक खूबी यह है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इन्हें घर पर ही धोया जा सकता है, और हर धुलाई के बाद इनका निखार जो है वो और बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है, और इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। अब अगला है प्रश्न साझी समझ। आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों? अपने समूह में बताइए। मुझे इस लेख में सबसे अच्छी बात असम की नृत्य परंपरा के बारे में जानना लगा। बिहू और सत्रिया नृत्य दोनों ही असम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। ये नृत्य असम के लोगों के जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, यह जानकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं, और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट कड़ियों तथा क्यूआर कोड की सहायता से पढ़े, देखें व समझे। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको खुद करना है। आपको इंटरनेट की सहायता से या क्यूआर कोड की सहायता से आपको ये सभी रचनाएं पढ़नी है। असम बिहू लोकगीत, सत्रिय नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, पूर्वोत्तर